आज के इस साकार समारोह के सम्माननीय मुख्य अतिथि महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय के सम्माननीय कुलपति परम आदरणीय नरेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, आज के समारोह के अति विशिष्ट अतिथि उदयपुर शहर के आयकर अधिकारी सम्माननीय जाट साहब और हम सबके वरिष्ठ परम आदरणीय मांगीलाल जी जोशी साहब, आज जब शिक्षा के इस वातावरण में हम बच्चों को संबोधित कर रहे हैं, मैं गिरधारी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज की फहरिस्त में जिन अतिथियों को आपने बुलाया है वे सम्मानीय शिक्षक के भार से आगे आए हैं और आज समाज सेवा के माध्यम से या कृषि के क्षेत्र में विभिन्न आयाम स्थापित करने वाले परम आदरणीय नरेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, सबसे पहले तो और हमारे आज के विशिष्ट अतिथि अजमेर के सम्माननीय उपाधीक्षक पुलिस श्रीमान प्रभुलाल जी कुमावत साहब, समुपस्थित सम्माननीय वरिष्ठ जन, यहाँ उपस्थित अभिभावकगण, विभिन्न शालाओं और विद्यालयों के प्रधानाचार्य महोदय, और जो साकार होने का स्वप्न गिरधारी जी ने देखा था और जिनके आधार पर देखा था, ऐसे प्यारे छात्र साथियों, सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से रॉयल इंस्टीट्यूट के सम्माननीय डायरेक्टर गिरधारी लाल जी कुमावत का यहां पर स्वागत करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता? कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मात्र 28 विद्यार्थियों के साथ अपने शिक्षण काल में ही इस रॉयल इंस्टीट्यूट की स्थापना कर जिस कार्यक्रम को आरंभ किया, आज ये विशाल छात्रों का समूह इस बात को प्रमाणित करता है कि जीवन जिया है, किसी ने अपने माता पिता के सपनों को साकार किया है तो वह गिरधारी लाल कुमावत है। हमारे आज के मुख्य अतिथि और सब सम्माननीय है, लेकिन मैं तो आप छात्रों से निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप अपना रोल मॉडल किसी को बनाना चाहते हैं तो गिरधारी जी कुमावत को बनाइए। एक साधारण परिवार में जन्मा छात्र अपने छात्रकाल से ही शैक्षणिक गतिविधियां प्रारंभ कर देता है और शिक्षा के उन नए आयामों को स्थापित करता है। निश्चित रूप से उसमें, क्योंकि मैं सोचता हूं मांगीलाल जी जोशी जो संस्थान के पास में ही रहते हैं और हमने प्रारंभ काल से गिरधारी जी को देखा है, इसलिए जितनी भी तारीफ गिरधारी जी की जाए वो बहुत कम है। यहां जिस तरह से छात्रों ने संस्थान के माध्यम से विभिन्न सेवा आयों में, सरकारी सेवा आयों में अपनी सेवाएं देने का प्रयास किया है और सफल भी हुए हैं। संस्थान ऐसे नहीं खड़े किए जा सकते जब तक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, सकारात्मक सोच के साथ
किसी संस्था का निर्माण नहीं किया जा सकता। संस्कारों की बात गिरधारी जी ने कही है, बहुत ज्यादा लंबा कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक छोटी सी कहानी आप छात्रों के बीच जाता हूं, मैं जरूर कहना चाहता हूं। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की मंगलमय कामना करना चाहता हूं। जिन उद्देश्यों को लेकर, जिन लक्ष्यों को लेकर आपने यहाँ पर एडमिशन लिया है, उनकी पूर्ति में आप जीवन में सदैव आगे बढ़े, यह शुभकामनाएं इन छात्र छात्राओं को मैं व्यक्त करना चाहता हूं। जीवन के हर क्षेत्र में आप तरक्की करें। लेकिन एक छोटी सी कहानी आज इस गरिमामय उपस्थिति में, जहां शिक्षक भी बैठे हैं, जहां अभिभावक भी बैठे हैं, कई शालाओं के प्रधानाचार्य बैठे हैं और हमारे प्यारे छात्र छात्राएं यहां बैठे हैं। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से, और मैं छात्रों से कहना चाहता हूं, आप सावधान रहें। वैसे जिस बैच में ये कहानी मैं पहले भी संस्थान में सुना चुका हूं, लेकिन मैं आपसे ज्यादा मिला नहीं, किसी व्यक्तिगत रूप से किसी से मिला नहीं, लेकिन आपको श्रेष्ठ का चयन करना है और वो छात्र छात्राओं को करना है और किसी को नहीं। एक गांव में 4 महिलाएं अपने सर पर 2-2 घड़े खाली लिए पानी भरने जा रही है। अब गांव में पानी भरने कहां जाएंगे? पनघट पे या कुएं पे या बावड़ी पे। चारों महिलाएं, और 4 महिलाएं एक जगह इकट्ठी हो जाए तो छानी नहीं सकेगी, चुप रह सकती है क्या? चारों महिलाएं बात करती हुई जा रही है और हर महिला अपने बेटे को गांव में सबसे महान बताने का प्रयास कर रही है। जब वो चारों निकलती है तो पहली महिला बोलती है कि इस गांव में मेरा बेटा सबसे महान है, क्योंकि वो पहलवान है। दूर गांव से कुश्तियों के बुलावे आते हैं, मेरा बेटा कुश्ती लड़ने जाता है, गांव का प्रतिनिधित्व करता है, वहां कुश्ती लड़ता है और कुश्ती लड़कर जीतकर कई इनाम और मालामाल के साथ वापस अपने गांव में आता है, अपने गांव का नाम रोशन करता है। इसलिए इस गांव में मेरा बेटा सबसे महान है, क्योंकि वो पहलवान है। इतने में दूसरी महिला बोलती है, रेवा दे, रेवा दे, रहने दे, रहने दे, तेरा बेटा इस गांव में कोई महान नहीं है। इस गांव में मेरा बेटा सबसे महान है, क्योंकि वो विद्वान है, वो पढ़ा लिखा है। किसी को गांव में चिट्ठी लिखवानी होती है तो मेरा विद्वान बेटा काम में आता है। किसी को चिट्ठी लिखवानी भी होती है और पढ़वानी होती है तो मेरा पढ़ा लिखा बेटा काम में आता है। इसलिए तेरा बेटा महान नहीं है, इस गांव में मेरा बेटा सबसे महान है, क्योंकि वो विद्वान है। इतने में तीसरी महिला बोल पड़ती है, था दो ही लेवा दो, तुम दोनों रहने दो, तुम दोनों के बेटे महान नहीं है। इस गांव में मेरा बेटा सबसे महान है, क्योंकि वो धनवान है। ये जो तेरा पहलवान बेटा है ना, इसको असली घी, काजू बादाम और ये खुराक किसने खिलाई? मेरे धनवान में जिन्हें खिलाई ना, तभी तो आज ये हस्त पुष्ट और रुंड सुंड है, ये जा रहा है। तो ये तेरा बेटा महान नहीं। और ये जो तुम दूसरी वाली कह रही हो ना कि मेरा बेटा विद्वान है, इसको शेर पढ़ने के लिए किसने भेजा? मेरे धनवान बेटे ने भेजा। और तुम दोनों का बेटा महान नहीं है, इसलिए मेरा बेटा सबसे महान है, क्योंकि वो धनवान है। इतने में पनघट आ जाता है। चारों महिलाएं दोनों घड़े अपने पानी के भर के वापस अपने सर पर ले लेती है। तब तक वो चौथी महिला कुछ नहीं बोलती। चारों वापस अपने घर की ओर बढ़ जाती है। थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद वो पहली महिला कहती है, मुझे इस जमीन पर थम थम चलने की आवाज आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पहलवान बेटा सामने से आ रहा है। वाकई में थोड़ी देर बाद सामने से वो पहलवान लड़का अपनी पहलवानी चाल में चलता हुआ जैसे आता है वैसे चला जाता है। थोड़ी और आगे बढ़ते हैं तो वो दूसरे वाली महिला बोलती है,
मुझे वातावरण में सुरम्यता सी नजर आ रही है, वातावरण खुशबूमय हो गया है। मुझे ऐसा लग रहा है मेरा पढ़ा लिखा विद्वान बेटा सामने से आ रहा है, और जैसे क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, विद्वान है, समझदार है, वो चारों महिलाओं को नमस्कार करता है और जैसे आता है वैसे चला जाता है। थोड़ी देर और आगे बढ़ने के बाद वो तीसरी महिला बोलती है, मुझे सिक्कों के खनकने की आवाज आ रही है, मुझे सिक्कों के खनकने की आवाज आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा धनवान बेटा आ रहा है। वाकई में थोड़ी देर बाद वो धनवान बेटा अच्छे कपड़े पहने हुए शानो शौकत के साथ जैसे आता है वैसे चला जाता है। तब भी चौथी महिला नहीं बोलती, लेकिन चौथी महिला थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद बोलती है, मुझे बैलों के गले में बंधे उस घुंघरू की आवाज आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा किसान बेटा सामने से आ रहा है। थोड़ी देर बाद अपनी रस्सी हाथ में, रस्सी में दोनों बैल लिए हुए वो लड़का आता है और आते ही जो देखता है उसकी माँ के सर पर दो घड़े पड़े हुए हैं, तुरंत अपने बैलों को एक पैर से बांधता है और अपनी माँ के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, अरे माँ, मैंने तुझसे मना किया था, मैं घर पर आकर पानी भर दूंगा, तूने इस बुढ़ापे में ये तकलीफ क्यों तो की। तुरंत अपनी माता के दोनों घड़े अपने सर पर ले लेता है और अपनी की माँ के साथ घर जाकर और वापस आकर अपने बैलों को लेकर अपने खेत की ओर चला जाता है। ये चार हमने चित्र आपके सामने छात्रों के प्रस्तुत किए हैं। एक पहलवान है, एक विद्वान है, एक धनवान है और एक किसान है। अब छात्र छात्राएं जवाब दे, आपको सबसे अच्छा कौन सा छात्र लगा? एक बार और जोर से बोले। क्यों भाई? उस किसान की तो धोती फटी हुई थी, उसकी अंगल की भी फटी हुई थी, लेकिन चूंकि वो बालक संस्कारवान था, इसलिए आपको भी, आपके बालक हृदय, आपके छात्र हृदय को भी भाग्या कि हम जीवन में, मैं चाहता हूं यहाँ प्रत्येक बैठा हुआ छात्र शरीर से बलवान बने, बुद्धि से विद्वान बने, आर्थिक दृष्टि से धनवान बने, लेकिन अगर संस्कारवान नहीं होगा तो ये सारी चीजें व्यर्थ हो जाएंगी। आइए हम संस्कारवान छात्र बने, अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का, अपने बड़ों का सम्मान करने वाले संस्कारी छात्र के रूप में जीवन में आगे बढ़े। यही शुभकामनाएं आपके जीवन के लिए कि आप अपने माता पिता की सेवा करने वाले, अपने बड़ों का सम्मान करने वाले संस्कारवान बने। पुनः आपके उज्जवल भविष्य की मंगलमय कामना करते हुए मैं आप सबको आपके भावी जीवन के लिए बधाइयां प्रेषित करता हूं और मैं रॉयल इंस्टीट्यूट के सम्माननीय गिरधर जी और स्टाफ का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि एक अकेले व्यक्ति के बस की बात नहीं है। 28 बच्चे थे तब तक तो गिरधारी जी पढ़ा लिया करते थे, लेकिन जिस तरह की टीम का चयन उन्होंने संस्थान में कर आज छात्रों को जो राह बता रहे हैं, पुनः उनका आभार व्यक्त करते हुए आपने यहाँ बुलाया, सम्मान दिया, आपका बहुत बहुत हृदय के अंतःस्थल से हार्दिक आभार, धन्यवाद। जय भारत, वंदे